हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, IOCL में जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट निकल के आया हुआ है, उसके लिए हमारा फुल कोर्स चल रहा है, जिसी के अंतर्गत आज हमारा 25वां लेक्चर है। इसके पहले हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, IOCL टेक्निकल अटेंडेंट फुल कोर्स। तो जाके आप जो प्रीवियस 24 लेक्चर्स हैं उसको देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग पिछले लोगों ने कंप्यूटर का टॉपिक अपना शुरू किया था, तो आज उसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कंप्यूटर से जुड़े जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग कंप्यूटर का टॉपिक कवर कर लेंगे पूरा। काफ़ी ज़्यादा लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसको लेके कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज हमारा ये कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे 2 से 3 लेक्चर हमारे बेसिक फिटिंग के होने हैं, और उसके बाद हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा। आराम से उसको पढ़ेंगे 4 से 5 लेक्चर में, और 5 मार्च तक आप मान के चलिए कि आपका जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिसे किसी कार्य के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम को जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। इसे कंप्यूटर की भाषा भी कहा जाता है। अब आइए देखिए, हम लोग समझते हैं कंप्यूटर भाषाएं को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो पहला है आपका निम्न स्तरीय भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम लोग बात करेंगे निम्न स्तरीय भाषा की। ठीक है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज की। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के आंतरिक भाग में सभी कार्य इसके विद्युत परिपथ में विद्युत के संकेतों यानी कि सिग्नल्स के संचरण से संपन्न होते हैं। कंप्यूटर प्रत्येक निर्देश को विद्युत संकेत, जिन्हें पल्स कहते हैं, 0 और 1 के रूप में काम में लेता है। यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार के संकेतों को समझता है, सिर्फ 0 को समझता है और 1 को समझता है। जब 0 और 1 के संकेतों में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं तो इसे निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब क्या किया जाए, 0 और 1 के संकेतों में कंप्यूटर को निर्देश दिया जाए तो इस तरह की भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय भाषा बोलेंगे। अर्थात कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ के लिए सीधे समझने योग्य भाषा निम्न स्तरीय भाषा जो है कहलाती है। इसका स्तर कंप्यूटर की संरचना के स्तर पर होता है, जो मानवीय भाषा जैसे अंग्रेजी से समानता नहीं रखता है। यानी कि किसी भी तरह की ह्यूमन लैंग्वेज से जो इसकी समानता नहीं है, इसी वजह से इसका उपयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ह्यूमन की लैंग्वेज दूसरी है, और हमारे लिए इजी क्या है कि भाई हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दें, हमारा काम हो। अगर हम मशीनी भाषा में 0-1 में उसको निर्देश देने लगेंगे तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा समय और काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो लगती है। तो इसीलिए आजकल निम्न स्तरीय भाषा का जो उपयोग है बहुत कम किया जाता है, या आप मान के चलिए कि ना के बराबर जो है किया जाता है। चलिए, अब निम्न स्तरीय भाषा को पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी, कंप्यूटर द्विअवस्था इलेक्ट्रॉनिक भागों यानी कि 2 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो केवल 2 अवस्थाओं पल्स और नो पल्स या 1 और 0 को ही समझता है। यानी कि 1 को क्या कहा जाता है, पल्स, और 0 को क्या कहा जाता है, नो पल्स। यह मानवीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश बाइनरी अंक 1 और 0 में लिखे जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की भाषा है, मशीन की भाषा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या होती है कि मशीनी भाषा की जटिलता प्रोग्रामरों के लिए एक परेशानी थी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए, भैया आपको जेड टाइप करना है कंप्यूटर में, और जेड का आपको कोड कुछ भी है, मान लीजिए 0 1 0 1 0 इस तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, सिर्फ इन्हीं 2 कैरेक्टर्स को समझता है, 0 और 1 को। तो अब आपको जेड टाइप करना है तो आप क्या करोगे, 0 1 0 1 0 इतना टाइप करोगे। तो ये क्या है, एक जटिल समस्या है, परेशानी थी। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस जटिलता को दूर करने के लिए सन 1950 में कंप्यूटर की क्रियाओं को शाब्दिक रूप दिया गया।
अंकीय भाषा 0 और 1 के क्रियात्मक संकेतों को निमोनिक कोड में व्यक्त किया जाने लगा, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जोड़ने के लिए ऐड, यानी कि मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 + 4 करना है, तो अब आपको इन्होंने क्या कर दिया, ये जो मशीन लैंग्वेज थी इसको एक निमोनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब आपको 0101 के रूप में नहीं देना, अब आपको सिंपली एक कोड लिखना है ऐड, और आपकी ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये छोटा सा प्रयास था अपनी जो समस्याओं को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए SUB, डाटा मेमोरी को लोड करने के लिए LD, विभिन्न क्रियाओं के सांकित शाब्दिक संकेत निमोनिक कोड में लिखे निर्देशों वाली भाषा को ही असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कि सिंपल समझिए, असेंबली मतलब क्या, जोड़ना, असेंबल करना। तो इन्होंने क्या किया, कई जो छोटे छोटे प्रोग्राम ये अंकीय भाषा थी इसको जोड़ के छोटे छोटे कोड बना दिए, जिससे हमारा काम क्या हो गया, कुछ हद तक आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जब इसे मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा असेंबली जो भाषा में प्रोग्राम लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स प्रोग्राम, और जब इसे मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। अब आइए हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए वे कंप्यूटर भाषाएं जिनके निर्देश अंग्रेजी में लिखे जाएं और इन्हें अन्य विशेष प्रोग्रामों के द्वारा मशीनी भाषा में अनुदित किया जा सके, उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटर को डायरेक्ट एक निर्देश दे देते थे, डायरेक्ट कंप्यूटर काम करता था, जिसके लिए हम लोग लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इन्हें अन्य विशेष प्रोग्राम के द्वारा मशीनी भाषा में अनुदित किया जा सके। अब हमने क्या कर दिया, एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया, मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारी जो भी भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ भी है, तो नॉर्मली कंप्यूटर में इंग्लिश यूज होती है, तो हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर क्या समझता है क्या नहीं समझता है हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ अपनी भाषा में जो भी टाइप करना है, जो भी निर्देश देना है, हम यहाँ पर अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश देंगे, और ये निर्देश कहाँ पर जाएगा, इस प्रोग्राम में। ठीक है, जो कंप्यूटर और हमारे बीच में क्या है, एक मध्यस्थता का काम कर रहा है। ये प्रोग्राम जाए, ये जो निर्देश है इस जाएगा प्रोग्राम में, और फिर ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो हमने अपनी भाषा में निर्देश दिया वो इसको मशीनी भाषा में यानी कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देगा, और फिर कंप्यूटर को भेज देगा, और कंप्यूटर इसको समझ जाएगा। फिर क्या करेगा, कंप्यूटर जो काम करेगा वो फिर इसको दे देगा अपनी भाषा में, और फिर ये हमारी भाषा में उसको कन्वर्ट करके उस निर्देश को हमको दे देगा। तो दोनों का काम आसान हो गया, आदमी को मशीन लैंग्वेज को नहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज मिल गई। तो यही होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें देखिए उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज कहलाती है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताई कि सीधे नहीं समझ सकता है, क्योंकि इसके निर्देश मशीनी स्तर पर मशीन कोड 1-0 में ना होकर अंग्रेजी भाषा में होते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम क्योंकि मशीन स्तर पर नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए ये मशीन पर आधारित नहीं होते हैं। अतः उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करके भी आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को कंप्यूटर में क्रियान्वित करने से पहले मशीनी भाषा में अनुदित करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए अनुवादक प्रोग्राम, मैंने अभी आपको बताया ना, एक प्रोग्राम का उपयोग किया था जिसे हम लोग ट्रांसलेटर प्रोग्राम या अनुवादक प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसके पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका नाम बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो पहला आप लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, फोर्ट्रान। हाई लेवल लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी, किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो इसमें से आपको जो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला है इसमें फोर्ट्रान, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल। दूसरा है आपका कोबोल, ठीक है, COBOL। तीसरा है आपका बेसिक, BASIC। चौथा है आपका पास्कल। ये सभी क्या है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं।
ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। पांचवा है आपका सी, छठवां है आपका C++, और सातवां है आपका जावा। ठीक है, ये सभी जो क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं, तो इसको भी आपको नोट कर लेना और याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम के एक एक निर्देश को बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, करके क्रियान्वित करता है। यह उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम के सभी निर्देशों को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि सिंपल समझिए, मान लीजिए हमने कोई शब्द लिखा कि कंप्यूटर नॉलेज कोई शब्द लिखा, तो अब क्या करेगा, ये कंप्यूटर को एक बार में ट्रांसलेट करेगा, नॉलेज को एक बार में ट्रांसलेट करेगा। मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जिससे आपने कोई निर्देश दिया तो ये निर्देश को एक एक करके परिवर्तित करता है। ठीक है, जबकि जो कंपाइलर होता है वो सभी निर्देश जब आप दे देते हैं तो उन निर्देशों को एक साथ क्या कर देता है, अनुवादित कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यानी कि कंपाइल कर देना, यानी कि एक साथ कंपाइल कर देना। इंटरप्रेटर मतलब रुक रुक के उसको अनुवादित करना। इनके जो शब्दों से ही चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर क्रियान्वित भी करता है, इसलिए अनुवाद के समय प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन भी होता है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर क्या होता है? ये अनुवादक जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम के सभी निर्देशों को एक बार में, यानी कि एक साथ ही कन्वर्ट करता है, एक बार में ही मशीनी भाषा में अनुदित यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर कहलाते हैं। ये प्रोग्राम के क्रियान्वित करने में अधिक समय लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ कन्वर्ट करेंगे तो समय लगेगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या होगा, कम समय लेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आपको सभी को पता होती हैं, बस आपको एक बार रिकॉल करना रहता है सभी चीज़ों को। जब दो या दो से अधिक परस्पर कंप्यूटर किसी माध्यम, तार या बेतार की सहायता से संपर्क में होते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इससे हम सूचनाओं और संसाधनों का विभिन्न प्रयोक्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यही हमारा कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेटवर्क के लाभ। तो नेटवर्क लाभ सिंपल हैं। डाटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान में कार्यप्रणाली में तीव्रता आ जाती है और समय की बचत होती है। हार्डवेयर डिवाइसेस का अनेक कंप्यूटर द्वारा सम्मिलित रूप से उपयोग होता है, इसलिए कंप्यूटरीकरण में लागत भी कम आती है। अगला देखिए, चौथा, एक डाटा और सूचना को अनेक व्यक्ति एक बार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दस्तावेजों को परस्पर आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल ये भाई, आप देखो, आप ईमेल देखो, ईमेल में आपने अगर कोई चीज़ डाल दी तो अगर आपको ईमेल का पासवर्ड याद है, आप पासवर्ड न भूलो, तो वो चीज़ हमेशा सुरक्षित रहेगी। जबकि अगर आप उसको कागज़ के फॉर्म में रखोगे तो कभी न कभी आपका कागज़ जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने किसी चीज़ को संग्रह कर लिया तो आप आदान प्रदान कर सकते हैं किसी से, बार बार उसे बचाने की आवश्यकता नहीं, किसी से आपके पास वो संग्रह है। अगला देखिए, किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा? पहला है सेंडर, दूसरा है मीडियम, तीसरा है रिसीवर। ठीक है, सेंडर सेंड करेगा, मीडियम में जाएगा, फिर मीडियम से जाएगा रिसीवर के पास। अब देखिए प्रेषक, सेंडर क्या होता है? प्रेषक अथवा सेंडर स्रोत, व्यक्ति प्रेषण हेतु डाटा प्रदान करता है। यह डाटा कोई फाइल, चित्र, ध्वनि अथवा कोई चलचित्र हो सकता है, जैसे कि टर्मिनल, कंप्यूटर, मेनफ्रेम, ईटीसी। माध्यम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? संचरण माध्यम को संचरण चैनल भी कहते हैं। यह डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करता है, जैसे कि केबल, माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड, वायरलेस। ये सभी क्या है? मीडियम है, जो कि सेंडर से डाटा को लेते हैं और फिर उसके बाद रिसीवर को भेजते हैं। अगला देखिए, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। सेंडर द्वारा प्रदत्त डाटाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रिसीवर कहा जाता है, जैसे कि प्रिंटर, टर्मिनल, मेन फ्रेम, कंप्यूटर। ये सभी क्या है? रिसीवर के एग्जाम्पल हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रोटोकॉल की तरफ। ठीक है, किसी नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह ही क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है।
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का जो वर्गीकरण है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका लैन, दूसरा है आपका मैन, तीसरा है वैन। यानी कि लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सिंपल ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, लैन की हम लोग बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। तो देखिए, यह नेटवर्क एक डिजिटल संचार नेटवर्क है जिसमें कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, किंतु यह नेटवर्क 1 या 2 किमी भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। यानी कि लैन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1 से 2 किलोमीटर। साधारणतः यह नेटवर्क एक भवन या कार्यालय या संगठन द्वारा ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने एग्जाम सेंटर का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर बना है, तो वो किस तरह के नेटवर्क का उपयोग करें, क्योंकि उसी बिल्डिंग और उसी भवन में जो कंप्यूटर है वही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो किस तरह के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, तो वो इसी लैन का जो है उपयोग कर रहे हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीक पर आधारित है। इसकी संचार गति बहुत तेज़ होती है। अब आपसे पूछ सकता है कि लैन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो ईथरनेट आपको ध्यान रखना है, ईथरनेट तकनीक पर आधारित है, जिसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज़ होती है। लैन में टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं। यह टर्मिनल विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन टर्मिनल पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए जा सकते हैं। अब देखिए, लैन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ जो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, पहला है आपका लैन में, देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि लैन में जैसे प्रोटोकॉल है तो आपसे पूछेगा लैन से रिलेटेड प्रोटोकॉल जो है कौन सा है, तो सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है। नाम भी याद रहेगा तो आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक। तो पहला है देखिए ईथरनेट। लैन, ये लैन प्रोटोकॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ईथरनेट यह जीरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कोएक्सियल केबल के द्वारा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। दूसरा है ओमनीनेट, यह कॉर्वस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला देखिए माइटरनेट, ठीक है, तीसरा है आपका माइटरनेट। इस नेटवर्क की आकृति रिंग नेटवर्क की आकृति की तरह होती है। चौथा देखिए आर्कनेट, इस नेटवर्क को स्टार नेटवर्क की आकृति दी जाती है। यह मुख्य रूप से साधारणतः टेलीफोन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखने हैं लैन से रिलेटेड। अब अगला देखिए, अगला है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में या एक बड़े शहर में की गई नेटवर्किंग को क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। यानी कि ये जो इसका क्षेत्र होता है, यानी कि फैलाव क्षेत्र होता है, वो कितना होता है, 100 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। इसमें कई लैन को आपस में जोड़ दिया था, यानी कि कई लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के मैन का जो निर्माण है वो किया जाता है। इसे एक शहर की विभिन्न इमारतों में स्थापित किया जा सकता है। राउटर्स, स्विच, हब्स मिलकर एक मैन का जो है निर्माण करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग वैन की तरफ, जो कि है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क लैन की तरह किसी भी क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। इसे मंडलीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। साधारणतः वैन में कंप्यूटर टर्मिनल्स आपस में सैटेलाइट के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसे लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। वैन को और किस नाम से जाना जाता है, लॉग हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वैन का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। इंटरनेट कैसे, किसका उदाहरण, वैन का, क्योंकि इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ये किसका उदाहरण, ये वैन का उदाहरण है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। लैन की अपेक्षा वैन की गति धीमी होती है। कुछ प्रमुख वैन प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है X.25 प्रोटोकॉल, यह धीमी गति का प्रोटोकॉल है। इसकी बैंडविड्थ 50 kbps पर सेकंड होती है। दूसरा है फ्रेम रिले, यह उच्च बैंडविड्थ का प्रोटोकॉल है जिसकी गति 56 kbps से 45 mbps पर सेकंड होती है। और तीसरा है ATM, ठीक है, यह सर्वाधिक उच्च बैंडविड्थ वाला प्रोटोकॉल है जिसकी गति 622 mbps पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर से। बाकी आप अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है। और
अब हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सभी चीज़ें आपको पता हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन सा है ऐसा ही डिवाइस? कंप्यूटर है भैया, कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूचनाओं का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, यानी कि सूचनाओं का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है उसको वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं फाइल क्या है? फाइल हमारा क्या है? रिकॉर्ड्स का जो संग्रह है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है कि रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है कि रिकॉर्ड क्या है। तो रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं हम लोग क्या है। तो रिकॉर्ड हमारा क्या है? आंकड़ों का संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहते हैं बग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी बगिंग, यानी कि बग को निकालना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी बगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। कर्सर आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर पर क्या करता रहता है? ब्लिंक करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा है अनुदेशों अनुदेशों यानी कि इंस्ट्रक्शनों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया। उसको भी क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप फाइलों को में स्टोर करके संगठित करते हैं, यानी कि फाइल को जो आप लोग कहाँ स्टोर करते हैं? सिंपल क्वेश्चन इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं? फाइल को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आईटी का जो पूरा रूप क्या है? आईटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपसे पूछा कि सबसे पहला गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस वो कौन सा था? तो वो था हमारा अबेकस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आपसे पूछा है। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? इनियक हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीडीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये सब प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर जो है वो वाल्व लगे कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? तो भैया किससे बनाई जाती है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है होता है? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एकीकृत परिपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन हमारा सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा है।
तो ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। देखिए मैंने आपसे पूछा, कहा भी था कि इस तरह के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आपको पहचानना रहेगा। तो देखिए अब पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए माउस और कीबोर्ड तो इनपुट है, लेकिन मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माउस कीबोर्ड हमारा इनपुट है, लेकिन प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसमें देखिए माउस कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। जबकि ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस को आपको पहचानना है। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग लिखने की प्रयास करते रहा करिए, ताकि अगर आप एक बार गलत हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा है ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, यानी कि ट्रैक बॉल जो है वो किसका उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस का जो है एग्जाम्पल है। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MICR का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे पूछा है कि प्लाटर किस प्रकार का उपकरण है। तो अभी आपने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा आउटपुट डिवाइस है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछा है OCR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका क्या है? OCR का फुल फॉर्म है। अगला देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OMR। ठीक है, जो एग्ज़ाम वगैरह में जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग गोला करते हैं पेन से, तो वो उसमें किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो उसमें हम लोग OMR का ही तो उपयोग करते हैं। तो OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कैनर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो स्कैनर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की आँख। यानी कि कंप्यूटर किस माध्यम से देखता है भाई? स्कैन करने का मतलब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है तो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो कंप्यूटर की आँख, स्कैनर को क्या कहा जाता है? स्कैनर को कहा जाता है कंप्यूटर की आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपसे पूछा है टेक्स्ट की पंक्ति को आरंभ में जाने के लिए, यानी कोई आपने मान लीजिए टेक्स्ट टाइप किया है, उसकी पंक्ति के आरंभ में आप जाना चाहते हो, तो आपसे पूछा है कि किस कुंजी को आपको दबाना चाहिए। किसको दबाना चाहिए? ए, होम को आपको दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे पूछा है स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वास्तविक रूप से विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है। चलिए आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं पहले हम लोग। 33, तो 33 का आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड कापी। ठीक है, आप उसको रख के देख लीजिएगा वहाँ पर, वही आपका सही आंसर जो है हो जाएगा, हार्ड कापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है CTRL, शिफ्ट और ALT को कुंजिया कहते हैं, यानी कि किस तरह की कीज इनको बोला जाता है? किसको किसको? CTRL, शिफ्ट और ALT किस तरह की कीज है? तो ये है मॉडिफायर कीज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपसे पूछा है किन कीज से नंबरों की तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है।
मतलब किन की से नंबरों को तेज़ी से इंटर किया जा सकता है। तो कौन सा है, वो होता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड, जो कि यहाँ पे देखिए आपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होगा यहाँ पे बगल में बना होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर भी होता है कीबोर्ड कीपैड, यानी कि जिसमें अक्षर होते हैं, और यहाँ पे भी होता है। तो इस बगल वाला जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। चलिए अगला है फ्लॉपी डिस्क। आपसे पूछा है कि फ्लॉपी डिस्क जो है किस तरह का डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जगह स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए मेजरमेंट से पूछा है कि 1 किलोबाइट किसके बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। चलिए 38 क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम का डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है 1 GB बराबर है, 1 GB किसके बराबर है, तो 1 GB हमारा 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक कोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो वृत्त सर्किल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रैक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडी का पूरा नाम बहुत ही सिंपल है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, ये भी देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मेजरमेंट में बताया भी था कि 8 जो बिट्स होती हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाइट। ठीक है, 43 का बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा नाम क्या है, तो केबी का पूरा नाम होता है भैया किलोबाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न आपसे IUCL टेक्निकल अटेंडेंट के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपसे पूछा है 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, 46 का बताइए आप लोग आंसर। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 46 का डी हो जाएगा 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 कि कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट क्या है, सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट क्या है, बिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपसे पूछा है कि स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी रोम के फ़ायदे हैं। सीडी रोम के फ़ायदे आपको बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सभी। क्यों, क्योंकि वृहद स्तर पर डाटा और जानकारी को स्टोर करने में सीडी रोम एक खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी को जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियाँ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपसे पूछा है जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स को खो देते हैं, वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी वोलाटाइल मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर जब बंद होता है तो वो अपना सभी चीज़ें भूल जाते हैं, खो जाते हैं, तो उसे भी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 50 है कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि कौन सा जो इसमें ऑप्शन में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चुंबकीय मैग्नेटिक टेप भी है, डीवीडीज भी हैं और टेप्स भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट वस्तुतः, ठीक है, किलोबाइट्स के समान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1024 किलोबाइट्स के समान होता है। एक
यानी कि 1 MB में आपसे पूछ रहा है 1 MB में कितने KB, 1024 KB, और KB का फुल फॉर्म किलोबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 है, इसमें आपसे पूछा है रोम का फुल फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 है कि रैम किसका उदाहरण है, तो रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई उसमें पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है, तो नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप होता है हमारा लैन, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चंस भी कराए। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, आप चाहे प्रीवियस ईयर का जो मैंने पेपर कराया उसको भी उठा के देख लो। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप इन 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हो कंप्यूटर का, तो उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ से पूरा काम हो जाएगा और कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की हमारा जो कंप्यूटर का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक फिटिंग के टॉपिक को शुरू करेंगे, जो 2 से 3 लेक्चर में मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर आप जो भी ट्रेड होता है उसमें मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग पढ़ने के बाद हमारा ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।